हाँ मित्रों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हो थंबनेल में कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी की क्लास। इसमें जो भारतीय जो प्राचीन इतिहास है, इसमें जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की, उस प्राचीन सभ्यता के बारे में, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास का जो हम संपूर्ण निचोड़ लेके आपके सामने आए हैं, और एनसीईआरटी का सिलेबस से ये आपको निचोड़ देंगे। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान पूर्वक देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और साझा भी करें। हम इसमें यह देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी पल्वित हुई, कैसे इसका विनाश हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये इसकी खुदाई के समय क्या क्या मिले, इनके प्रमाण हमें कैसे पता चले कि ये सभ्यताएं कितनी प्राचीन थी। ये सारी चीजें हम इस पार्ट में या इन भाग में देखेंगे। इस सभ्यता में जो जो हमारा पहला पार्ट है, इस पार्ट में जितने भी जो क्लास होगी, जितने भी घंटे की, चाहे 1 घंटे की हो चाहे आधा घंटे की क्लास हो, इसमें जितना भी कवर होगा हम देखेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम निचोड़ डालेंगे, इतिहास को। कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसकी थ्योरी की क्लास है और हम ट्यूशन सीरीज भी आगे लेके आएंगे। देखिए, उन ट्यूशन सीरीज को भी देखना, बाद में एक भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा। तो चलिए देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता, देखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा गया और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी क्यों कहा गया। देखो, सर्वप्रथम इस सभ्यता का जो नामकरण आता है, इस नाम में ये नाम मिलता है हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता इसलिए दिया गया कि इस सभ्यता का जो प्रथम स्थल था वह हड़प्पा ही खोजा गया था। कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी ध्यान रखिए मित्रों, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में पड़ता है। 1921 में सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया भाई? हड़प्पा दिया गया। एक दूसरा आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया गया कि इनके जितने भी स्थल थे इस सभ्यता के, वह अधिकतर स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले थे। किस नदी के आसपास है? सिंधु नदी के आसपास मिलने के कारण इसका क्या नाम दिया था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया था। जॉन मॉर्सन ने इस सभ्यता का नाम क्या दे दिया था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नामकरण दे दिया था सन 1925 के अंदर। एनसीईआरटी की बुक में ये ऑथेंटिक है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक है, पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में यह दिया गया। देखो, प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, प्राचीन भारत की। इनसे पहले का जो इतिहास पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल से, वह होता पाषाण काल। जो मानव की उत्पत्ति से लगा के सिंधु घाटी सभ्यता के काल का जो इतिहास है वह होता पाषाण काल। देखो, पाषाण काल इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो मानव के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली जो जितने भी वस्तुएं थी वो पत्थर की बनी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा, नहीं सॉरी, उस काल को पाषाण युग कहा गया। उसके बाद में धीरे धीरे ये मानव के और विकसित होने लगे और बड़े बड़े नगरों का निर्माण कर लिया। और खुदाई के समय पाकिस्तान और भारत में कुछ ऐसे स्थल मिले हैं, वहां पे बड़े बड़े खुदाई के समय नगर मिले हैं। और सबसे पहला स्थल खोजा था, हड़प्पा खोजा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। अब देखो, यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए इसी नाम पर इसका संस्कृति का नाम क्या रखा गया भाई? हड़प्पा रख दिया गया। अब प्रश्न ऐसा बनता है कि सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था मित्रों? हड़प्पा ही था। अपनी नोटबुक ले लीजिए, कॉपी और पेन,
और नोट्स को बनाते जाइए साथ साथ में, ये थ्योरी की क्लास है ना। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिला या मांटेगोमरी जिले में एक शहर का नाम है साहिवाल। कौन सा है? साहिवाल शहर में कौन सी नदी तट पे पड़ता है? ये रावी नदी के बाएं तट पे पड़ता है, ये स्थित एक शहर है पंजाब, है ना। ये हड़प्पा लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल का निर्धारण किया गया। ये भी एनसीईआरटी की कक्षा 12 के बुक में ऐसा का ऐसा ऑथेंटिक मिला है कि जो इसका जो समय काल है वह समय काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने बता भी दिया सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, कि जॉन मॉर्सन ने इसका नाम क्या दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर जितने भी जो स्थल पाए गए हैं वह खुदाई के समय सिंधु नदी के आसपास बाएं या दाएं तट पे पाने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। एक आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका नामकरण में एक सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कि दो नदियां थी, एक सरस्वती नदी थी और दूसरी थी सिंधु नदी। एक सरस्वती नदी बहती थी और दूसरी थी सिंधु नदी। अब देखो दो नदियों के बीच में जो भी स्थल अधिकतर स्थल पाए गए थे, इसलिए इन स्थलों के कारण इन सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ये नामकरण की बात आ गई। देखो जो इस सभ्यता का जो विस्तार है, इस सभ्यता का जो विस्तार है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। ये भी एनसीईआरटी की पुस्तक है कक्षा 12 में, ये मुख्य रूप से ये मिलता है कि इसका विस्तार कितना था एनसीईआरटी वर्तमान में। देखो जब इसका प्रारंभ में जो विस्तार था वह कितना था? 12,99,600 था, और वर्तमान में अब इसका विस्तार कितना हो गया? 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। ये केवल सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता भी। देखो अलग अलग नाम आ गए, सिंधु सरस्वती भी आ गया। मैंने बता दिया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया, दोनों नदियों के बीच में अधिकतर जो स्थल मिले थे जिसके कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया, और अधिकतर स्थल सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता, इसका जो पहला स्थल हड़प्पा खोजे जाने के कारण इसका नाम क्या रख दिया भाई? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2467 अभिलेख या अभिलिखित सबूत मिले हैं। अब देखो ये भी दो इंपोर्टेंट पुरातात्विक वेता है, इसमें एक का नाम महादेवन आता है, दूसरे का नाम विश्वनाथ आता है। इसके द्वारा किए गए शोध के अनुसार टोटल कितने अभिलेख है? 2467 अभिलेख सबूत मिले, जिनकी संख्याएं अब कितनी हो गई है? 3000 के आसपास हो गई है। ये देखो सिंधु नदी का जो विस्तार था, जो प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये देखिए इसका जो अंतिम छोर है पश्चिम में, इसका नाम है सुतका गेंडोर। ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है मित्रों। ये ध्यान रखना है। और ये जो स्थल है ये दशक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? दशक नदी के किनारे पड़ता है। ये सबसे पश्चिमी छोर है इस सभ्यता का।
अब इसका सबसे उत्तरी है जो है मांडा में, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान में रखना है। अभी जम्मू कश्मीर में, और ये कौन सी नदी के किनारे है मित्रों? चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है ये? चेनाब नदी के किनारे जो सबसे उत्तरी स्थल है, इसका नाम क्या है? मांडा है। क्या है? मांडा। सबसे इसका जो पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। यह होता है सबसे पूर्वी स्थल। और ये आलमगीर पड़ता है यूपी में। कहां पे पड़ता है? यूपी में। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और इसका जो सबसे दक्षिण में जो स्थल है, इसका नाम मित्रों क्या है? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद है। ये कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे है मित्रों? ये है प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी। ये प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। उस नदी के किनारे जो हमारा दक्षिणी छोर है इस सभ्यता का किनारा है, वह दायमाबाद स्थल है। तो इसका विस्तार भी देख लिया, इनका नामकरण भी देख लिया इस सभ्यता के बारे में, और भी हम इसके बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर। अब देखो, हड़प्पा संस्कृति का काल या सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारित है वह एनसीईआरटी में कितना है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति के भाग या चरण कितने? जो हड़प्पा संस्कृति थी वो पल्वित हुई, जहां से पल्वित हुई और जहां अंत हुआ वहां कितने स्तर में इसकी खुदाई ये पाई गई, ये इसके चरण कितने हैं? देखो, आरंभिक हड़प्पा काल, जो हड़प्पा जिस समय हड़प्पा सभ्यता पल्वित हो रही थी, और विकसित हड़प्पा काल, हड़प्पा का जो विकास परिपूर्ण रूप से हो गया था, और परवर्ती या उत्तरी हड़प्पा संस्कृति। इसके मुख्य 3 चरण है। हम तीनों चरणों में आगे हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। अब देखो, खोज। प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देखो, ये नोट। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, सन जॉन मोर्सल के नेतृत्व में हुई थी। जबकि इंपोर्टेंट नाम किसका आता है? दयाराम साहनी का आता है। इसके साथ में एक माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आता है। इसको भी आप याद रखना है, माधव स्वरूप वत्स। माधव वत्स का भी नाम आता है ना। तो इसका 1921 में सर्वप्रथम ये हड़प्पा स्थल खोजा गया था। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी पहले भी मिल चुकी थी, किंतु सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसको वहां पे दबा दिया गया था। धीरे धीरे जब इसकी खुदाई हुई तब पता चला कि यहाँ पे एक कोई प्राचीन सभ्यता है, किंतु इसके बारे में सबसे पहले जो ध्यान आकर्षित करने वाले जो व्यक्ति थे वह भी हम आपको बता देंगे। देखो, सबसे पहले जो 1856 में कराची के बीच में और लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था, लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय ये किसका? कराची का और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन पहली बार बिछाई जा रही थी। तो उस समय उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा स्थल से खुदाई के समय क्या मिली है? कुछ ईंटें मिली है एक दोहरे से, है ना। तो उसके बाद में
बर्टन बंधु थे, दो बर्टन बंधु जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का क्या कर दिया, संकेत दे दिया। और सरकार को यह आदेश दिया कि यहाँ पे कौन को एक प्राचीन सभ्यता है, ऐसी ऐसी हमें ईंटें मिल रही है खुदाई के समय, किंतु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जितनी भी खुदाई के समय ईंटें मिली थी, उन ईंटों को रेलवे लाइन के पास में उसका यूज ले लिया, उपयोग में ले ली गई थी। और इसका भी ध्यान रखना है, सबसे पहले जो ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति कौन थे, बर्टन बंधु थे। बर्टन बंधु में किसका नाम आता है एक मित्रों, जॉन बर्टन का, और दूसरा नाम आता है विलियम बर्टन का, जो अंग्रेज थे। इस अंग्रेजों ने सबसे पहले इस सभ्यता का ध्यान आकर्षित किया और सरकार को, अंग्रेज सरकार को यह बताया कि हम जब लाइन बिछा रहे थे उस समय ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं, तो उस समय कोई ध्यान नहीं दिया था। 1920-21 में माधव स्वरूप बस और दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का क्या किया गया भाई, उत्खनन किया गया था। देखो इनसे पहले भी एक चर्चा हो गई थी, लॉर्ड कनिंघम की बात आती है, जो हमारे पुरातात्विक विभाग के जो जनक माने जाते हैं ना, पुरातात्विक संरक्षण विभाग के जनक है जो लॉर्ड कनिंघम है, उसको माने जाते हैं कि उन्होंने आगे जाके संरक्षण विभाग की स्थापना कर दी 1861 में। तो ये भी ध्यान रखना। अब आगे देखिए, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना जिले में कौन सी नदी तट पे है, सिंधु नदी तट पे है। देखो कहां पे है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, राखलदास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। ये कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के तट पे है, कौन, सॉरी सिंधु नदी तट पे है। कौन सी नदी तट पे है, सिंधु नदी तट पे है, और लड़काना जिले में पड़ता है ना। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे सर जॉन मॉर्सल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की क्या कर दी भाई, एक घोषणा कर दी, एक कि ये एक क्या है, नई सभ्यता। 1924 में जॉन मॉर्सल, देखो जॉन मॉर्सल ने लंदन की वीकली नामक एक पत्रिका में सिंधु सभ्यता नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सिंधु सभ्यता। इस पत्रिका का नाम क्या था, वीकली नामक एक पत्रिका में जॉन मॉर्सल ने कहां पे, इंग्लैंड में ये दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमने खोज कर ली है, प्राचीन साक्ष्य वहां से हमें प्राप्त हुई है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई थी, इसका इलाका उपजाऊ था, इसी कारण इसको क्या कहा गया भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था, जॉन मॉर्सल ने दिया था। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो सिंधु सभ्यता के निर्माता, तो इन नर कंकालों में खुदाई के समय जो अवशेष मिले हैं, इनके निर्माता कौन कौन थे, किन किन जातियों के द्वारा इसका सिंधु सभ्यता का निर्माण किया गया, यहाँ पे कौन कौन सी जातियां निवास करती थी, इसके बारे में देखो। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थिपंजर मिले। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अस्थिपंजर मिले हैं। 4 प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी का निर्माण इन 4 जातियों ने किया था। सबसे पहला होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये प्रथम जाति मानी जाती है निर्माण में, प्रथम जाति या प्रजाति मानी जाती है। इसके बाद में भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय का एक दूसरा नाम आता है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन जनजाति। और इस जनजाति को या इस भूमध्य सागरीय जाति को क्या माना जाता है, सिंधु सभ्यता का निर्माता, मतलब है निर्माता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन है वही,
मतलब भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन। अब अल्पाइन और इसके अलावा मंगोलियन, ये भी प्रजातियां मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में जब अस्थि पंजर मिले खुदाई में, तो वहां से इन जातियों के अवशेष, इनका देखो संस्थापक है जो द्रविड़ को माना जाता है, जो बाद में क्या दक्षिण भारत में पलायन हो गए थे सर्वाध में, किंतु इसका उल्लेख नहीं माना गया, अस्थि पंजर ऐसे नहीं मिले। अब देखो इसकी विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में कांस्य युगीन सभ्यता थी एक, मतलब भारत के इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतीक है ये, मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके साथ में हम आगे अलग अलग स्थलों की विशेषता और पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से इनकी विशेषता है कि जो ये सभ्यता थी, इसका अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, या भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य गतिविधियों का महत्व, क्योंकि इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, ओमान, इराक की सभ्यताओं से व्यापार करते थे जल मार्ग के द्वारा, इसलिए व्यापार की दृष्टि से भी ये सभ्यता क्या थी, महत्वपूर्ण थी। देखो जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, उत्खनन में न तो हथियार औजार न ही रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच आदि, मतलब शांतिवादी उत्खनन में हथियार सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें ज्यादा नहीं मिली है जिसे लड़ाई दंगे किए जाते थे अभी तक। अब देखो जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण, इसकी पुष्टि कौन करता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, समष्टिवादी मतलब रहने के लिए संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार थी उसका विवरण है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है। इसके अलावा धोलावीरा से मित्रों जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था मिली है। इसके अलावा मित्रों लोथल से गोदीवाड़ा, जहां से व्यापार किया जाता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता या ओमान की सभ्यता से व्यापार करते थे यहाँ से, तो उनका भी विवरण कहां से मिलता है, यहाँ से। देखो प्राप्त स्टेडियम मिले हैं, स्टेडियम का मतलब खेल की गतिविधियों, मतलब खेलते थे भी, और जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा के भवन, मतलब राजाशाही वर्ग होता था, सभा करने के लिए अलग भवन बने हुए थे। तो ये भी हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। देखो सिंधवासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसका भी ध्यान रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। इसको नोट लगा के 5 स्टार लगा के आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहे से। मैंने इसको बीच में लिखने का यही उद्देश्य है कि ये धातु एक अलग ही है, इससे परिचित ही नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, इस लोहे की धातु का उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि लोहे का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है उत्तर वैदिक काल में 1000 BC, यूपी के अंतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य या सबूत उत्तर प्रदेश के एंटा जिला में अतरंजी खेड़ा में मिलता है, जिसका समय 1000 बीसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। तो मित्रों ये भी ध्यान रखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे, और किसी भी धातु का नाम आ जाए तो आंख बंद करके, आंख मीच करके कर देना कि सब धातु से परिचित है, जबकि लोहे को छोड़ दो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। देखो इसके जो हमें खुदाई के समय जो अवशेष मिले हैं, इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है,
कि इनकी जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहां कहां से मिली है, कैसे प्राप्त हुई, कैसे हमें पता चला कि वास्तव में इस सभ्यता में ये लोग ये कार्य करते थे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट आवास, मर्द भांड, महत्वपूर्ण औजार और औजार भी है, मोहरे भी है, इमारतें और खुदाई के समय मिले सिक्के है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है मोहरे। क्या है? मोहरे मिले, मतलब मुद्राएं मिली है। क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। इन मुद्राओं के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय पल्वित थी और एक नगरीय सभ्यता थी। खुदाई के समय बड़े बड़े नगर भी मिले हैं और भवन भी मिले हैं, व्यापार के आने जाने के साधन भी मिले हैं, और साथ में मोहरों पर ऐसे ऐसे चिन्ह मिले हैं, चिन्ह अंकित है, कहीं पशुओं के, कहीं पक्षियों के, कहीं देशों के, कहीं नाम, कहीं वस्तुओं के नाम, हर चीज इन मुद्राओं पे मिले। इन मुद्राओं के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन वस्तुओं से, किन किन पशुओं से, किन किन पक्षियों से परिचित थे या नहीं थे, किन किन धातुओं से परिचित थे या नहीं थे, उसका व्यवहार, रहन सहन, खान पान कैसा था, वह किस तरह से अपनी आजीविका कमाते थे, वह सारी विशेषताएं के प्रमुख स्रोत आवास भी है और कुछ मृद भांड भी मिले हैं और आभूषण भी मिले हैं, औजार भी है ऐसे, और इमारतें भी ऐसी ऐसी हमें प्राप्त हुई। तो ये भी ध्यान में रखना, जानकारी के प्रमुख स्रोत। इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले और नोटबुक ले लीजिए। नोटबुक में आप क्या कर लीजिए, अपनी बुक में नोट कर लीजिए। देखिए आगे, देखो लिपि के बारे में और जानकारी मिलती है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, लिपि का मतलब क्या है? इसकी भाषा, लिखने की कला, वह किस प्रकार लिखते थे, किस प्रकार लिखना जानते थे, किस प्रकार लिखाई को समझते थे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के बीच में पत्राचार कैसे होता था, उसकी भी जानकारी, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी देखो हम पढ़ रहे हैं। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम जो प्रयास 1925 में किसने किया था? वेंडेल ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? वेंडेल ने किया था, किंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। अभी तक इसकी परिपूर्ण रूप से कोई जानकारी पढ़ने की नहीं मिली है दोस्तों। देखो नवीनतम जो प्रयास है वह नटवर झा है और घनपत सिंह धान्या और राजा राम ने किया था। अब देखो जो सर्वप्रथम प्रयास किया था 1925 में वेंडेल ने किया था, उसके बाद में नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपति सिंह धानिया और राजा राम ने किया था। अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणिक रूप से अभी पढ़ा नहीं गया है। अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि वास्तव में सिंधवासी क्या लिखते थे, किस तरह से उसका आचार विचार, रहन सहन या पत्राचार होता था, किस तरह की वो बातें करते थे, इसके बारे में कोई अभी तक साक्ष्य पूर्ण रूप से नहीं मिला है। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा अक्षर कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो मित्रों कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही कहां पे पड़ता है ये? लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पे पड़ता है। और दूसरे नंबर पे नाम आता है हड़प्पा का। और लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले। कहां से मिले? धोलावीरा। और धोलावीरा कहां पे पड़ता है मित्रों? गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है?
गुजरात में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखना है। धोलावीरा लूणी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे है धोलावीरा स्थल है। यहाँ पे सबसे बड़े अवशेष मिले हैं। एक ऐसा साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है जो विश्व में सर्वप्रथम प्राप्त सभ्यताओं में से ये एकमात्र ऐसा है धोलावीरा स्थल। देखो, जिसे नोटिस बोर्ड कहा गया, जिसे क्या कहा हुआ है? नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना ही क्या है? भाव चित्रात्मक शैली कहलाती है। तो पढ़ा तो नहीं गया, किंतु यह कहा जा सकता है इन चित्रों के माध्यम से, इन साइन बोर्ड के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, वह अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे, चित्रों के माध्यम से लिखते थे, संदेश या पत्राचार का व्यवहार करते थे। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए, सेलखड़ी। सेलखड़ी एक पत्थर था, चिकना और मुलायम पत्थर है, वह जल्दी पीसा जाता था। और सेलखड़ी की बहुत सारी पत्थर की मुद्राएं मिली है। पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार के मोहरे, जिनमें आयताकार और वर्गाकार मोहरे होती थी। इस प्रकार की मोहरे आयताकार और वर्ग के आकार की मोहरे होती थी। जैसे इस प्रकार की आयताकार होती थी और जो चौकोर होती थी तो वो वर्गाकार। देखो, आयताकार जो मोहरे होती थी उसमें केवल लेख मिलती है, लिखी हुई चीजें जो आयताकार होती है, जो साइन बोर्ड है, ऐसा जो एक साइन बोर्ड वो आयताकार, इसके लेख है। जो मोहरे भी होती थी ना आयताकार, उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा क्या मिले है? लेख लिखे हुए, मतलब चित्रात्मक रूप से लिखे हुए मिले हैं। मतलब और वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिले। मतलब जो आयताकार थी उसके ऊपर क्या मिले है? केवल लेख मिले हैं। और जबकि वर्गाकार थी, उस वर्गाकार मोहरों पर क्या मिले हैं? चित्र भी मिले एक साइड है, और एक साइड क्या मिले है? लेख भी मिले। मेसोपोटामिया की 5 है, मतलब बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में इराक में पड़ती है, वहां की 5 मोहरे मिली है। कौन से स्थल से? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तथा फारस की बनी, मतलब फारस की खाड़ी की जो संगमरमर की मोहरे हैं वो लोथल से मिली है। और लोथल कहां पे पड़ता है मित्रों? गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है मित्रों? गुजरात में। ये भी ध्यान में रखना। जो कक्षा 12 में है तो उन छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित है। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, आप परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में हूबहू छाप के आ जाना, कोई भी आपका नंबर काट नहीं सकता। साथ में आप आगे सीईटी की तैयारी करोगे, बीएसटीसी की तैयारी करोगे, या पीटीटी की तैयारी करोगे, या कोई अन्य एसएससी की तैयारी करोगे, तो उनमें भी यह सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत प्रश्न बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनसे बाहर कोई भी प्रश्न, ये गारंटी के साथ में वादा करता हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो जो कॉलेज लेवल के व्यक्ति है वो भी हूबहू छाप सकते हैं अपने पेपरों में। इसके अलावा जो एनसीईआरटी या कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, इसका चैप्टर नंबर 1 है, वो भी उसको ध्यान से इसको देखें। आगे देखिए, अब जो देखो, ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में देखो ये हड़प्पा की मोहरें थी, कुछ आयताकार होती थी और कुछ होती थी वर्ग के आकार की। इस मोहरों के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि इन मोहरों पर क्या क्या चित्र बने हुए थे। इन मोहरों पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी बेल था, तो एक श्रृंगी, कुछ पे सांड, कुछ पे वर्षभ बने हुए थे, कुछ पे ऐसे बैलों के चित्र थे, कुछ पे हाथी, कुछ पे घोड़ा, कुछ पे मयूर, नावों के चित्र, बहुत सारे चित्र मिलते हैं। तो आगे हम विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि किस स्थान से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है,
और ये भी देखिए, देखो एक ये क्या है, आयताकार एक पत्थर बना है, ये मोहर है, इस मोहर पे एक क्या है, ये है नाव है, जो कहां से मिली है, लोथल से मिली है। कहां से मिली है, लोथल से प्राप्त एक ऐसी मोहर है, इसके ऊपर नाव भी अंकित है ना। और नाव के साथ साथ में एक मयूर भी अंकित है। देखो एक मयूर का चिन्ह भी अंकित है, नाविक भी है, इसलिए ये कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और मोर को जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, उस मोर को क्या कहा गया भाई, हाजा कहा गया। हाजा पक्षी क्या कहा गया, हाजा पक्षी का मतलब जो राष्ट्रीय पक्षी है। वर्तमान में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर ही तो है। अब देखो ये एक साइन बोर्ड है, ये क्या एक है, साइन बोर्ड है, ये कहां से मिला है, धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा कहां पे है, गुजरात में। कहां पे है मित्रों, गुजरात में पड़ती है धोलावीरा। देखो ऐसे चित्रात्मक हमें एक साइन बोर्ड मिला है, किंतु पढ़ा नहीं गया कि इन लोगों ने इस बोर्ड के ऊपर लिखा क्या है, ये किसका महल है, किस लिए लिखा है, अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए। किंतु 1925 में वेंडेल ने सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास तो किया था, किंतु इस शैली को पढ़ नहीं पाए। देखो ऐसी ऐसी मुद्राएं, गोलाकार, चक्राकार, बहुत सारी ऐसी मुद्राएं इस सभ्यता में मिली है। तो मित्रों ध्यान रखिए कि ये सभ्यता कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी आसान है। केवल हमें हमारे पारिवारिक जीवन से अभी जोड़ के ही देखना है, ओनली फॉर, और कुछ नहीं है। रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो ये चीजें देखनी है। हाँ ये प्रमाण यहाँ से मिले हैं, ये प्रमाण यहाँ से इस स्थलों के कुछ है नाम याद रखने हैं। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है थ्योरी की, जो हमारा जो पहला पार्ट है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में और जो सिंधु घाटी सभ्यता का अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट, वह हम आगे लेके आएंगे। और जो भी इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देख लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न इस सभ्यता से कभी गलत नहीं होगा। ये मान लो कि हम एक कोर्स की भांति आपको करा रहे हैं, थ्योरी की क्लास पूर्ण रूप से करवाएंगे। और ये भी ध्यान रखिए इसके जो नोट्स है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसकी पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और साथ में यदि मित्रों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए, तो इस वीडियो को क्या कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए। और लाइक करने के बाद में मित्रों उसको शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद में सबसे लास्ट में आपको ये काम करना है मित्रों, इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।